नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। भारत की आजादी को आज लगभग 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्राइड का मौका है। इस दौरान में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि भारत की वो कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां हैं जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि जो भारत की है वो है यूनिटी ऑफ इंडिया। देखो यार, यूरोप के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है बाल्कनाइजेशन, कई सारे और देशों के अंदर ही बाल्कनाइजेशन देखने को मिलता है। ये बाल्कनाइजेशन क्या होता है? एक बड़े देश के अंदर से कई सारे छोटे छोटे देश उभर के आना, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कल्चर, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग रिलीजन, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ग्रुप। जब अलग अलग ग्रुप अपने आप को अलग अलग रिकॉग्नाइज करते हैं तो एक अलग देश की मांग करते हैं। यूरोप के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट काफी देखने को मिलेगा। स्पेनिश ने स्पेन बना लिया, जर्मन ने जर्मनी बना लिया, जो इटालियन थे उन्होंने इटली बना लिया, यूगोस्लोवाकिया टूटा तो वहां से भी कई सारे देश जो है वो उभर के आए। आप अगर अफ्रीका के अंदर आओगे तो वहां पे सूडान और साउथ सूडान आपको टूटते हुए दिखेंगे। ऐसे कई सारे देशों के अंदर यही प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिली है, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्कनाइजेशन, जो कि अलग अलग ग्रुपों के आधार पे होती है। जब आप भारत की बात करते हो तो भारत इज अ कंट्री जहां पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी रियल में देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, जहां पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं। इस दौरान में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस दौरान में कई सारे एक्सपर्ट और कई सारे यूरोपियन लोग उभर के आए थे, जो कह रहे थे कि भारत जो रीजन है वहां पर से कई सारे अलग अलग देश उभर के आएंगे। कई सारे लोगों का मानना था कि यहाँ पर 200 देश उभर के आएंगे, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि भारत के अंदर से 20 देश उभर के आएंगे। माउंट बैटन ने तो डिकी बर्ड प्लान भी दिया था, जिसके अंदर माउंट बैटन ने कहा था कि प्रिंसली स्टेट को आजाद देश घोषित कर देंगे हम लोग। इवन विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यार भारत रीजन जो है वो बहुत ज्यादा भारत देश के रूप में सस्टेन नहीं कर पाएगा, बट उसके बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि 1956 के अंदर भारत का मैप कुछ इस तरीके से दिखा करता था। आज 2022 के अंदर भारत का मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर को देखोगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर 1956 के अंदर भी वही थी जो आज के समय पे है, मोटे मोटे रूप से। वहीं इंटरनल स्टेट्स के अंदर चेंजेस हुए हैं, जो दिखाता है कि इंडिया के अंदर जो राज्य हैं वो चेंज होते हैं, पर भारत की जो बाहरी बॉर्डर है वो फिक्स है। इंडिया एज अ यूनियन जो है वो फिक्स है। इंडिया के अंदर हम लोगों को यूनिटी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, देयर इज अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेनेंस जो भारत के अंदर दिखता है। देखो यार, भारत की डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पूरा विश्व इसके ऊपर बात करता है? इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इंडिया के आसपास के रीजन को एक बार आप देखो, आपको पाकिस्तान मिलेगा, आपको अफगानिस्तान मिलेगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, इन सारे देशों में से आप खुद बताओ किन देशों के अंदर डेमोक्रेसी बहुत सस्टेन कर रही है। इंडिया इस रीजन के अंदर सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी के रूप में दिखाई दे रहा। भारत के आसपास वाले देश देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये वो देश है जो भारत के साथ में ही स्वतंत्र हुआ था। ये लोग 14 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 अगस्त को भारत मनाता है। उस दौरान में देखने को मिलेगा कि जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1958 से 1971 के बीच में यहां पर मिलिट्री कूप रहा। 1977 से 1988 के बीच में मिलिट्री कूप रहा। 1999 से 2008 के बीच में भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कूप मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर आज तक एक भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। वहीं आप अमेरिका को देख लो, 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ था। महज 85 वर्षों के अंदर अमेरिका के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। पूरे अफ्रीका के अंदर देखोगे तो लगभग 35 देश ऐसे दिखाई देंगे जिनके अंदर कभी ना कभी मिलिट्री कूप हुआ, और इनमें से अधिकतर देश वो हैं जो कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद में आजाद हुए। या तो हर देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई या फिर मिलिट्री कूप देखने को मिलता है। इसके अलावा एशिया के अंदर आप देखोगे तो जो देश एशिया के अंदर दिखते हैं उनके अंदर भी अधिकतर देशों के अंदर मिलिट्री कूप कभी ना कभी दिखाई देता है। इवन जापान के अंदर भी 1931 से 1940 और 1940 से 1945 के बीच में मिलिट्री गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं। सेकंड विश्व युद्ध के बाद में जो देश आजाद हुए उनके अंदर आपको एशिया के अंदर अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, नॉर्थ कोरिया, ये सारे देश भारत के साथ में ही लगभग आजाद हुए हैं या भारत के बाद में आजाद हुए हैं। इन देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कभी डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो पाई। पर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन रूप से वर्क कर रहा। इंडिया के अंदर आज तक कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई, इंडिया के अंदर कोई मिलिट्री रूल नहीं आया, इंडिया के अंदर आज तक हम लोग को सिविल वॉर नहीं देखने को मिला। ये सारे देशों की लिस्ट आपके सामने है जो देश
सेकंड विश्व युद्ध के बाद में आजाद हुए थे, इनके अंदर कहीं पे भी आपको स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। भारत की और भी 3 उपलब्धियां हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज आईटी सेक्टर। भारत का आईटी सेक्टर जिस रूप से ग्रो करता है उसे पूरा विश्व मानता है। भारत के अंदर आईटी सेक्टर की बात करूं तो वो 8% ऑफ द जीडीपी है। भारत के अंदर जो आईटी सेक्टर है उसका रेवेन्यू लगभग 194 बिलियन डॉलर तक का है। भारत के अंदर यही आईटी सेक्टर 2.3% से ग्रो करता है और यही आईटी सेक्टर लगभग 45 बिलियन डॉलर तक का ऑन एन एवरेज भारत के अंदर डोमेस्टिक रेवेन्यू क्रिएट करता है। वही इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आईटी का एक्सपोर्टर है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आईटी का डेवलपमेंट भारत के अंदर? भारत एक ऐसा देश जो कि 1990s तक एक काफी पिछड़े देशों के अंदर आया करता था। भारत एक ऐसा देश जहां पर ठीक से बिजली भी उपलब्ध नहीं है, वहां पर आपको एक ऐसा आईटी सेक्टर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है जहां पर विश्व की सारी कंपनियां भारत के अंदर निवेश करती है। इवन भारत के जो माइंड है उनके ऊपर निवेश करती है। आप अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे तो उसके अंदर मेजर सीईओ के रूप में भारतीय दिखाई देंगे। एक समय पे जो भारतीय इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम किया करते थे, आज वही भारतीय मेजर कंपनियों के अंदर सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप मोबाइल को समझो। मोबाइल, जब हम लोग मोबाइल की बात करते हैं तो आज के समय पे भारत के अंदर लगभग 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर और लगभग 750 मिलियन लोगों के पास में स्मार्टफोन है। इतना ही नहीं, 2014 तक भारत को ऐसा लगता था कि यार भारत के अंदर जो मोबाइल का इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और ऑयल के इंपोर्ट को हम लोग ओवरकम कर जाएंगे, ज्यादा इंपोर्ट मोबाइल का होने लगेगा। जिसके बाद कई सारी स्कीमें गवर्नमेंट द्वारा लेके आई गई, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह। जिसके बाद भारत के अंदर मोबाइल को डेवलप करने की शुरुआत हुई, भारत के अंदर मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत हुई। महज 8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने मोबाइल के मैन्युफैक्चर को भारत के अंदर 8 गुना तक बढ़ा दिया। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का प्रोड्यूसर के रूप में दिखाई देता है। ये भारत के आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो दर्शाता है कि इंडिया के पास में आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त की है। इसके अलावा स्पेस के अंदर भारत की क्या भूमिका रही, तो अगर आप स्पेस को देखोगे तो 1990s तक यूएसएसआर और यूएसए, ये वो देश हुआ करते थे जो ही स्पेस के अंदर सारे काम किया करते थे। यहां पर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन इन दोनों देशों के रूप में उभरता हुआ दिख रहा था। उस दौरान में भारत के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग उभर के आए, जिसके बाद भारत ने कई सारे स्पेस प्रोग्राम चलाए। 1975 के अंदर पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम की भारत के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर भेजी गई थी। चंद्रयान 1 भारत के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया। मंगलयान भारत के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया। और ये सब उस दौरान में हुआ जब भारत का बजट जो है वो इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। बहुत ही लिमिटेड फाइनेंस के साथ में भारत चौथा ऐसा देश बना था जिसका विमान मंगल तक पहुंचा था, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्पेस के अंदर। इसके अलावा भारत के अंदर आपको एक बड़ी आबादी दिखाई देती है। इतनी बड़ी आबादी को अपने आप में मैनेज कर पाना एक बहुत चैलेंजिंग इशू होता है। उस दौरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना, साथ में सोशल डेवलपमेंट स्कीम बहुत बेहतर रूप से चला पाना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग इशू है। भारत ने जिस लेवल पे इन चीजों को किया है, ये पूरे विश्व के अंदर किसी देश ने इस लेवल पे नहीं किया। जैसे सोशल डेवलपमेंट स्कीम की बात करूं तो पोलियो इरेडिकेशन हो, मिड डे मील स्कीम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जल जीवन मिशन जिसके जरिए घर घर तक नल पहुंचाने की कोशिश, बिजली घर घर तक पहुंचाने की कोशिश। मनरेगा जिसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूप में दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर मिड डे मील स्कीम भी आपको विश्व के अंदर दिखाई देगी। ये सारी स्कीम भारत के द्वारा डेवलप की गई है और ये सारी स्कीम भारत के अंदर चलाई जाती है जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए, और ऐसी कई सारी स्कीम भारत के अंदर चलती है। पैरेलली भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जिसके अंदर हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, जो कि भारत के अंदर दिखाई देगी। रेलवे लाइन भारत की चौथी सबसे बड़ी है विद रेस्पेक्ट टू द रूट। सबसे ज्यादा पैसेंजर भारत के अंदर रेलवे लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कोई पैसेंजर को लेके चलती है तो वो इंडियन रेलवे है। इतना ही नहीं, चौथी सबसे बड़ी फ्लाइट सिस्टम आपको भारतीय रेलवे के रूप में दिखाई देगी।
रोड नेटवर्क के रूप में अगर आप देखोगे तो यूएसए के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसी के पास में, तो दैट इज इंडिया। तो ये सारे कुछ मेजर अचीवमेंट है जो भारत ने अपने इन 75 वर्षों के अंदर अचीव किए हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे अचीवमेंट हैं जो भारत ने अचीव किए हैं। आप लोगों को उनमें से कौन से अचीवमेंट अच्छे लगते हैं, आप वो बिल्कुल से कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। 19 अगस्त ये वो तारीख है जिसके बाद में अनअकैडमी के प्राइसेस 10% तक बढ़ जाएंगे। मतलब आज जो प्राइस है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जल्दी से हरी अप कीजिए और SRC10 कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अनअकैडमी के बेस्ट नोट्स मिलेंगे, साथ में यूपीएससी CHSC की बैचेज जो है वो 18 अगस्त से शुरू हो रही है, आप लोग बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।